मुनीब साहब, सुप्रीम कोर्ट पे जाने से पहले बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि पार्टी के रजिस्ट्रेशन को डालें वेबसाइट के ऊपर और उनका निशान दें। वहां पर अभी इजलास होना है कि उन्होंने फैसला करना है। अगर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करता है इलेक्शन कमीशन, तो हाल ही में जो 62(1)(f) का फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है उसमें आर्टिकल 17 के हवाले दिए गए हैं। और आपके ख्याल में जब खुद सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में आर्टिकल 17 के हवाले दे रही है, तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आपको लगता है कि अगर गई भी इलेक्शन कमीशन तो वो कल अदम ही होगा वहां पर? मैं इस बात से तो इलेक्शन कमीशन की हम एतराज नहीं कर सकते। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर वो ये समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनके फैसले को गलत तरीके से कल अदम करार दिया है तो उनके पास इख्तियार है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर। उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये इलेक्शन का उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट अपील नहीं होती, तो जो अगर पीटीआई गई तो वो भी रेड जुरिसडिक्शन में गई थी। अब अगर इलेक्शन कमीशन जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेके जाएगा जी कि ये फैसला गलत है जो कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आया। लेकिन अगर वो जाते हैं तो उनके सुप्रीम कोर्ट जाने से बहरान नहीं होगा। देखिए, बहरान अगर उस तरह से देखा जाए तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सबकी बात से कि अच्छी बात है को किसी भी जमात को उसके वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए कि उसकी जमात का वो वोट ना कर पाए या वो अपनी जमात के लोगों को इलेक्ट ना कर पाए। लेकिन थोड़ी सी मैं बसद एहतराम मैं कहूँगा कि ये सिंबल का होना ना होना ये तो चले, इसकी अहमियत अपनी जगह है। लेकिन बाकी बातें जो है ना, कुछ हम चीजें ऐसी हैं जिनको हम बड़े सुपरफिशियल तरीके से टच करते हैं। देखिए, इशू यहाँ पर ये है कि जो डीप रूटेड इशू है वो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ बहसियत एक जमात उसको पाकिस्तान में पाकिस्तान के रियासती इदारे मुक्तदरा जिसे एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, क्या वो 9 मई की चश्मे से उन्हें देख रहे हैं, लेंस से देख रहे हैं पूरी जमात को? अगर तो देख रहे हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा इक़्तिदार में आना, ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स ले जाना, इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट होना, तहरीक इंसाफ को तमाम तर इलेक्शनरिंग के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड की इस्तेलाह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मिलना, वो तो फिर उस क्वेश्चनेबल है। अगर वो उसको उसी 9 मई के लेंस से पूरी जमात को देखते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव ये है कि भाई इन्होंने रियासत पर चढ़ाई कर दी, रियासती इदारों तंसीबात पर हमला किया, उनके टॉप टीयर उसके अंदर शामिल थी, ये एक वर्जन है जो कि दिया जाता है जो कि है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट। उस जमात को कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है और कौन कहता है उसे लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं? वेयर एज उसका जो फ्लिप साइड है वो आर्गुमेंट ये है कि पूरी जमात या पूरी जमात के कारकुनान तो शामिल नहीं थे 9 मई के अंदर, तो जो 9 मई के मुजरिम है उनको जरा सेपरेट कर दिया जाए। यही मेन आर्ग्यूमेंट ये है दोनों साइड्स का। अब इस वक्त बसद एहतराम जो ताकत का इस्तेमाल है वो तो रियासती इदारों के पास होता है, या ताकत का इस्तेमाल भी वही कर सकते हैं। मैं आवाज उठा सकता हूं जब तक मुझे उठाने दी जाएगी। हम सब जो इस प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमारी आवाज उठाने दिए जाने का प्रोसेस रहेगा। जब उसको कहा जाएगा कि नहीं हम सर्टन रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं तो फिर वो सिलसिला वहां रुक जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ज़हन में रखिए, निशान आ जाना बड़ी अच्छी बात है, फेयर इनफ। मुनीब साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने मेरे लिए आसानी की कि ये सवाल आपके सामने दोबारा रखूं जो मैंने ऊपर भी रखा। ये जो आपने एक लेंस की बात की कि उस लेंस से जो देखा जा रहा है तो उसके बाद के हालात, जरा बताइएगा इस सूरत हाल में जहां पर पीटीआई खड़ी है उसके लिए इस निशान के बाद इंतखाबात तक पहुंचना और इंतखाबात के नतीजे तक बड़े चैलेंज क्या है? फिर देखिए, मैं अभी भी समझता हूं कि जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है, अगर उसके अंदर मुतवक्का नताइज का हुसूल मुमकिन हुआ तो फिर तो आप नॉर्मल तरीके से इंतखाबात हो जाएंगे और जो भी आगे होगा। लेकिन अगर जो मतलूबा नताइज वो मुयसर ना आ रहे हुए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी आ सकती है, कुछ अनथिंकेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब मैं मतलूबा नताइज की बात कर रहा हूँ तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान में होने वाले 2024 8 फरवरी के इलेक्शन से नहीं है, मैं कुछ और नताइज की बात कर रहा हूँ। सर, कल गुज़िश्ता रोज भी हम एक डिस्कशन कर रहे थे, छोटा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पे भी मुनीब साहब, मैं फिर ज़ैगम साहब आपसे भी बात जानना चाहूंगी कि जब हम ये कह रहे हैं मुतवक्के से मतलूबा नताइज का रुख कर रहे हैं तो सियासी जमातों के किरदार रहते हैं। गुज़िश्ता रोज भी हमारी डिबेट का एक हिस्सा था कि आप अपने आप को मोल्ड फोल्ड करके वक्त गुजार जाते हैं। आपको लगता है पीटीआई अंडरस्टैंड कर रही है जहां वो खड़ी है, वो किस तरीके से इस टनल से निकल सकते हैं कि वो अपने लिए हालात को साजगार बना लेंगे, या वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे उस हालात को मुनीब साहब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बतौर जमात? देखिए,
तहरीके इंसाफ बेशक जलसों के अंदर ऐलान कर दे, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवा दे, लेकिन तहरीके इंसाफ शुरू और ख़त्म इमरान खान साहब से होती है। अगर इमरान खान साहब आर्टिकल्स इसी तरह या उनकी जो वर्जन है वो आएगा इंटरनेशनल पब्लिकेशन में, जो कि री इन्फोर्स करेगा उनके पुराने बयानिए को, तो फिर तो सीधी सीधी लड़ाई है। और वो लड़ाई के अंदर फिर कौन सा फरीक जीतता है और कौन सा फरीक ज्यादा ताकतवर है, ये मैं आई लीव इट टू योर फाइन सेंस ऑफ जजमेंट। ज़ैगम साहब, ये इसी ऊपर मुझे बिल्कुल मुख्तसर कमेंट दीजिएगा। कल हमने बात की, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो मुनीब साहब ने अभी जिक्र किया है, आपके ख्याल में इस टनल से पीटीआई निकलने को तैयार है? वो अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के थ्रू आप चीज़ों को अपने हक में बेहतर कर सकते हैं, या सीधा सीधा लड़ाई का ही चांस है? मुझे नहीं महसूस होता कि इमरान खान को ठीक तरह से इदराक है कि उन्होंने इदारों पर दबाव डालने की जो स्ट्रेटजी अपनाई थी और 9 मई को उसे वो जिस हद तक लेकर गए थे, उससे उनकी ज़ात को, उनकी पार्टी को, उनकी सियासत को कितना नुकसान पहुंचा है। और बिल्कुल आप जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है वो उस बात का सबूत है कि इमरान खान मज़ीद दबाव अभी डालना चाह रहे हैं। दुरुस्त। इस वक्त वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दुनिया में एम्बेरस करना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करना चाहते हैं, और वो गुनाह के बाद उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह की तरफ चले जा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी फौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अपने ऊपर उन्होंने हमले किए। दुरुस्त हो गया। तो ये ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं समझता कि काबिल बर्दाश्त है। वो अपने लिए मुश्किलात में बेहद इजाफा कर रहे हैं। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेरे समात है, जिसमें उन पर असासों से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात थे, जबकि उनकी एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी। जस्टिस नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाया, जिसमें कहा गया है कि उनके लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। 27 अक्टूबर को जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अक्सरियती बुनियाद पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट की शिकायत पर शो कॉज नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस रवैये का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ तकाबुल इंतहाई दिलचस्प है। जब मई 2019 में यानी फैजाबाद धरना केस के सिर्फ 3 माह बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, एजेंसीज, हुकूमत, मीडिया, हत्ता कि उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस उमर अता बंदयाल जैसे सीनियर जज भी वाज़ेह तौर पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ थे। मगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपनी अहलिया के साथ मिलकर उस वक्त के पूरे निज़ाम का डटकर मुकाबला किया। ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर उनके खिलाफ हो चुका था वो निज़ाम, दूसरी तरफ जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस को एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ से एक एजेंडा के तौर पर नहीं लिया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन की हिमायत भी उनके साथ रही। मगर इस सब के बावजूद जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी अपने खिलाफ लगाए गए करप्शन और मिसकंडक्ट के इल्जामात का वाज़ेह तौर पर दिफा करने में नाकाम रहे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस नकवी के इस्तीफे ने जिन अहम सवालात को जन्म दिया है, उनमें एक अहम सवाल ये भी है कि अदलिया का हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि उसके इदाराती एहतिसाब का अपना अलग निज़ाम मौजूद है, जिसे किसी और एहतिसाबी निज़ाम के दायरा कार में नहीं लाया जा सकता। मगर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी पर करप्शन के ऐसे इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं जिनका दिफा किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था, मगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वो ऐसी तमाम मुराद के हकदार होंगे जो एक ऐसे रिटायर्ड जज का इस्तेहकाक है जिसने ईमानदार मुनसिफ के तौर पर अपने फ़राइज़ मनसबी पूरे किए हों। इसी मामले पर पैनल के लिए सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, करप्शन और मिसकंडक्ट के संगीन इल्ज़ामात, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा क्या रिटायरमेंट करप्शन इल्ज़ामात से बरी कर देती है? ये सवाल है पूरे पैनल के लिए। मुनीब साहब आपकी तरफ पहले आऊँगी, मगर आपसे सवाल कुछ बदलते हुए, जज जब तक जज है उसके खिलाफ इदाराती एहतसाब का जवाज़ किसी तौर दुरुस्त है, किसी हद तक दुरुस्त है, मगर क्या रिटायर्ड जज के खिलाफ कानून का इतलाक ऐसा ही नहीं होना चाहिए जैसे आम शहरियों या दूसरे लोगों पर होता है? उसूली तौर पर तो आपके सवाल का जवाब अफर्मेटिव यानी हाँ में आता है और वाकई होना चाहिए, लेकिन जो मैं समझता हूँ जो क्लॉक है वहाँ रुक जाता है।
जहां पर कोई शख्स अपने मनसब से अलहदा हो जाए। देखिए, जो जनाब मज़ाहिर नकवी साहब हैं, ये जब लाहौर हाई कोर्ट में भी थे तो उस वक्त भी उनके कलम ही मैं कह सकता हूँ, कलम ने कुछ नहायत ही अजीब व गरीब तरह के फैसले भी लिखे, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर उनको हायर कोर्ट यानी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाद में रेप्रिमांड भी किया गया। वो भी एक एलिमेंट था जो बाद में, और ये भी मैं आपको बताऊं कि मज़ाहिर नकवी साहब मुक्तदरा के बड़े करीब भी समझे जाते थे, लेकिन जाहिर बात है फिर वो कहीं और के हो गए। बदकिस्मती है, मुझे सब कहना पड़ रहा है, बट ये क्रूड रियलिटीज है हमारे मुल्क की, और शायद ऐसे ही होता है। अब सिलसिला ये है कि जो इल्जामात उन पे थे तो शायद नविश्ता दीवार था, उनको पता था कि ये चीजें वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई क्या बहुत ज्यादा एक्सप्रेस की जाती, बहुत उजलत में की जा रही थी, जिसपे एजाजुल हसन साहब ने कहा भी है। वो एक सवाल है, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मौजूद लोग बशमूल इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब के मुतासिब थे टूवर्ड्स मज़ाहिर नकवी साहब? मेरे ख्याल में इसके अंदर इस पर डिबेट हो सकती है। उनका ख्याल होगा, उनके हमदर्दों का ख्याल होगा कि बिल्कुल वो मुतासिब थे, जबकि एजाजुल हसन साहब का ख्याल भी शायद यही होगा कि वो मुतासिब थे। लेकिन जो इल्जामात थे, क्या उनका डिफेंस था मज़ाहिर नकवी साहब के पास? मेरे नहीं ख्याल। कर्नाटक की पिटीशन उन्होंने दायर की थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोका जाए, या उसके खिलाफ की थी। इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त तो, अगर मेमोरी सर्व्स मी वेल, उस वक्त जज साहिबान के अंदर इतनी तफरीक। ठीक है, मुनीब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, मगर थोड़ा हमें आपको सुनने में भी इस वक्त दिक्कत है। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ, सवाल वही है, करप्शन और मिसकंडक्ट के संगीन इल्जामात इस्तीफा देने से या रिटायर हो जाने से आप ये चॉइस ले लें, क्या करप्शन इल्जामात सब खत्म? मुनीब साहब ने एक बात की, क्लॉक रुक जाता है जब जज मनसब से अलग हो जाता है। जज का पोस्चर ऐसा है जिसको सब देखते हैं और जो पूरे माशरे को फैसले देता है कानून के मुताबिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जज साहब ने इस्तीफा दिया भी है या नहीं दिया। आइन ये कहता है, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह कह रहा है। ये तो उनके हाथ से लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ये तो एक टाइपशुदा कागज़ है। जब हम स्ट्रिक्टली बात करते हैं कानून की, आइन की, उसकी बालादस्ती की, तो आर्टिकल 206 क्या ऐसा नहीं है कि जिस पे हम गौर करें? तो मगर ऐवान सदर ने तो आज ये कंफर्म कर दिया कि उनको तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि जब ये आर्टिकल 206 री नंबर किया गया by the Constitution 5th Amendment 1976 with effect from 13 September 1976, तो क्या ये आइन का हिस्सा नहीं है? इसका जवाब मुनीब साहब दे सकते हैं, बिकॉज हम में से वही आइन के ज़्यादा माहिर हैं। आई वुड रिक्वेस्ट मुनीब साहब के ये 206 जो है, क्या इसमें जो शर्त है इस इस्तीफे में वो पूरी की गई? वैसे आज एक मामला तो इस्तीफे पे तारीख भी था, सन भी 2023 लिखा था। मुनीब साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, आपको सुन सकता हूं। ये जो आर्टिकल 206 और हैंड रिटन इस्तीफा होना चाहिए था, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर तो बहुत ही स्ट्रिक्टो सेंसो उसकी की जाए इंटरप्रिटेशन तो ठीक है, हैंड रिटन, फिर पूरा मतन ही हैंड रिटन हो। लेकिन अगर उनकी साइंस है उसके ऊपर और वो उसको ओन कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर है, ठीक है, तो फिर इफ द डॉक्यूमेंट हैज हिज एक्चुअल सिग्नेचर लाइक पेन सिग्नेचर, तो बस ठीक है, फेयर इनफ, दैट्स हिज डॉक्यूमेंट। ठीक है, फेयर इनफ। मुनीब, देन द फेयर इनफ आर्टिकल 206 दक्षताओं के साथ फेयर इनफ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आइए अब अगली बात करते हैं। सवाल है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी हो तो क्या इस्तीफा दिया जा सकता है? क्या अपनी ज़ात को बचाने के लिए, तमाम फ़ायदे उठाने के लिए, अपने आप को साबिक जज कहलवाने के लिए ये इस्तीफ़ा इखलाकी तौर पे अच्छा है, दुरुस्त है? दिस इज़ नो वे। यानी आप सियासतदानों को लाएं, उनके खिलाफ ब्लैक डिक्शनरियाँ इस्तेमाल करें, उनके लिए आप JITs बनवाएं, JITs में उसके अंदर उन एजेंसियों को बिठाएं जिनका कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और जब बात आप पर आई तो आपने ना आइन की उस क्लास में और मुराद महफूज कर ले, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आई प्रोटेस्ट इट इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डिमांड कि ये गलत है और आइन बनाने वालों को सोचना चाहिए, अगर आइंदा भी कोई जायज़ हरकत करे तो आइन में उसके लिए रुकावट होनी चाहिए।